हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वीआर अकाउंट क्लासेस। अभी हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। एंड हमने उसमें दो क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 1 एंड सेकंड। आज हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हमारे सामने एक कंसेप्ट है गुडविल का। ये जान लेते हैं गुडविल होती क्या है और गुडविल की क्या ट्रीटमेंट रहती है। तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। तो गुडविल एक रेपुटेशन है बेसिकली, जो एक ओनर्स के हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी के बेसिस पे अर्न की जाती है। इफ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज टू द कस्टमर हु फील satisfied will come again and the firm will be able to earn more profit in the future। तो रेपुटेशन से ही क्लियर आउट होता है कि जैसे कोई फर्म अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो कस्टमर उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई होकर बिजनेस में बार बार कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए आएगा और बिजनेस की रेपुटेशन बन जाएगी और बिजनेस पहले से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो यही क्या है, गुडविल। द गुडविल is the value of the reputation a firm which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि गुडविल एक रेपुटेशन ही है फर्म की, जो उस फर्म को हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है इन कंपैरिजन टू दी अदर फर्म्स। अगर कोई सेम फर्म उसके जैसा बिजनेस कर रही है और वो कम प्रॉफिट कमा रही है, और दूसरी फर्म जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है एज कंपैरिजन टू अदर फर्म। रीजन क्या है, उसकी गुडविल का। तो गुडविल बेसिकली क्या होती है, रेपुटेशन ही होती है फर्म की, जो उसने अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के बेसिस पे अर्न की है। डेफिनेशन देख लेते हैं गुडविल की। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शंस और ट्रेड नेम और रेपुटेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। तो यहां से भी क्लियर होता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और एक ये रेपुटेशन है जो बिजनेस ने अपने कनेक्शंस, ट्रेड नेम के बेसिस पे अर्न की है। जो बिजनेस अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा के और अदर बिजनेसेस से कनेक्शन सेटअप करके जो रेपुटेशन अर्न करता है, वही क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। अब गुडविल दो तरह की होती है, या तो परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है, अगर हम किसी पहले से ही सेटअप हुए बिजनेस को बाय कर लेते हैं और उस बिजनेस के साथ हमें गुडविल भी परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक बिजनेस परचेज किया जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 10 लाख के नियर अबाउट थी, लेकिन हम उस बिजनेस को परचेज करते समय 10 लाख से एक्स्ट्रा पे करते हैं, 11 लाख या 12 लाख या समथिंग कुछ भी। तो अगर हमने किसी बिजनेस को परचेज करते समय उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा उसके लिए पे किया, तो उसका मेनली रीजन क्या हो सकता है कि हमने उस बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा इसलिए पे किया क्योंकि उसकी गुडविल ज्यादा थी। परचेज गुडविल इज अ गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। It arises when one business buy another business and the purchase consideration paid is more than the value of net tangible asset received। हमने जब बिजनेस परचेज किया तो उस बिजनेस से हमें मिलने वाली जो नेट टेंजिबल एसेट्स थी, उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी जिसके लिए हमने पे किया। तो जो हमने वो ज्यादा उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया, वही क्या कहलाता है, हमारे परचेज गुडविल्स। एक इंपॉर्टेंट नोट है, Accounting Standard 10 provides that only purchased goodwill should be shown on the asset side of the balance sheet in the books of the accounts। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि हम अपनी बुक्स में, बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसका मेनली रीजन यही है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हम कुछ पे आउट नहीं कर रहे हैं, जबकि परचेज गुडविल के लिए नेम से ही क्लियर हो रहा है कि हमने उस गुडविल को परचेज किया है, उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे आउट किया है। तो जब हम कुछ पे कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट्स कहता है कि हमें उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड्स में रिकॉर्ड किया जाता है ओनली, परचेज गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारे सामने कुछ फीचर्स हैं इसके परचेज गुडविल्स के।
इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस को जब परचेज किया जाता है तभी ये वाली गुडविल क्या होती है, अराइज होती है। इट इज शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अभी ये हमने पॉइंट्स अभी पढ़ा है कि परचेज गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, ये भी अभी हमने क्लियर किया पॉइंट्स। परचेज गुडविल को बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि हमने इसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट इज राइट ऑफ ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमी लाइफ, और हम इसको राइट ऑफ करते हैं अगर हमने किसी चीज के लिए कुछ पे आउट किया है, कोई एक्सपेंसेस किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ गुडविल परचेज किया और गुडविल के लिए हमने खर्चा किया, उसके लिए हमने पे आउट किया, तो उसको हम बुक्स में भी दिखाएंगे खर्चे को, तो इस खर्चे को हम राइट ऑफ करेंगे कैसे, उसके इकोनॉमी लाइफ में। अब मान लो कि मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया गुडविल के लिए, मैंने गुडविल के लिए 2 लाख एक्स्ट्रा पे किया, बिजनेस की वैल्यू 10 लाख थी, लेकिन मैं उस बिजनेस को 12 लाख में खरीद रहा हूँ। 10 लाख का बिजनेस 12 लाख में बाय कर रहा हूँ, इट मीन मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ उस बिजनेस के लिए, और वो इसीलिए किया क्योंकि उस बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी, उस बिजनेस में कस्टमर ज्यादा होंगे, तो मैंने उसके लिए 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब उस 2 लाख के खर्चे को मुझे राइट ऑफ भी तो करना है, P&L में भी तो दिखाना है, तो इस खर्चों को हम क्या करते हैं, बिजनेस की इकोनॉमी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा बिजनेस 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा, तो मैंने वो 2 लाख के खर्चे को मैं उसकी इकोनॉमी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको राइट ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसी गुडविल है जो हमने बाय नहीं की है, वो हमने खुद अर्न की है। अगर कोई फर्म का ओनर बिजनेस का स्टार्टअप खुद शुरू करता है, जीरो से बिजनेस को शुरू करता है, वो बिजनेस को परचेज नहीं करता, उसने बिजनेस को खुद शुरू किया, खुद स्टार्टअप किया, और उसने अपनी मेहनत अपनी हार्डवर्क के बेसिस पे जो गुडविल अर्न की, जो रेपुटेशन बनाई, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के कुछ फीचर्स हैं हमारे सामने यहाँ पे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है हमारा कि इस तरीके की गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। रीजन क्या है, रीजन वही है इसके पीछे कि इस गुडविल के लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गुडविल हमने खुद जनरेट की है, परचेज नहीं की है। अगर हम किसी के लिए कुछ परचेज पे नहीं कर रहे हैं, वो हमने खुद जनरेट की है, तो हम उसको बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, ये लंबे समय तक मेहनत करके हार्डवर्क करके रेपुटेशन अर्न की जाती है, उसके बेसिस पे अर्न की जाती है। द वैल्यूएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ गुडविल डिपेंड्स एंटायरली ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। और इस तरीके की गुडविल की वैल्यूएशन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस तरीके की गुडविल की वैल्यूएशन डिपेंड करती है, जजमेंट डिपेंड करती है वैल्यूअर के बेसिस पे। अब कोई वैल्यूअर कोई मेथड यूज करेगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, और हम किसी और दूसरे वैल्यूअर को ले लेते हैं तो वो अनदर मेथड यूज करेगा, तो सभी की जजमेंट अलग अलग होगी। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल डिपेंड करती है वैल्यूअर की जजमेंट पे। अभी हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, जो कि परचेज गुडविल से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। महक एंटरप्राइजेस एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ द तनीषा एंटरप्राइजेस। यहाँ पे साफ क्लियरली दिख रहा है कि महक एंटरप्राइजेस ने एक बिजनेस एक्वायर किया है तनीषा एंटरप्राइजेस से। द एसेट एंड लाइबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। जब बिजनेस परचेज करते हैं, बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी बाय होती हैं। तो दोनों फर्म्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, कितने रुपए में एसेट्स बाय की गई, कितने रुपए में लाइबिलिटी आई, तो वो सब कुछ मेंशन है, देखते हैं। इन्वेंट्री 5 लाख रुपीज की थी बुक्स में, और 5 लाख के बीच का ही एग्रीमेंट हुआ कि 5 लाख में ही बाय की जाएंगी। मशीनरी 3,50,000 की थी, और एग्रीमेंट कितने का हुआ, 2 लाख रुपीज का। डेटर्स 1 लाख के थे, और एग्रीमेंट हुआ कि डेटर्स को 5% डाउटफुल डेट्स लेस करके बाय किया जाएगा। क्रेडिटर 70,000 के थे, और उसकी एग्रीड वैल्यू कितनी डिसाइड हुई, 70,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे, और उसकी एग्रीड वैल्यू कितनी थी, 10,000। तो दोनों फर्म्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ एक्वाइजिशन के टाइम कि भी एसेट्स को कितने में बाय किया जाएगा, एंड कौन सी लाइबिलिटी को कितने में बाय किया जाएगा। इसके अलावा महक एंटरप्राइजेस ने 7,50,000 रुपीज का चेक भी पे किया तनीषा एंटरप्राइजेस को एज ए परचेज कंसिडरेशन। तो अभी हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमने ये देखना है कि जब महक एंटरप्राइजेस तनीषा एंटरप्राइजेस से बिजनेस एक्वायर कर रहा है,
तो उसको 7,50,000 वो चेक से पे कर रहा है, और कुछ एसेट और लाइबिलिटीज आ रही हैं। तो हमें ये देखना है कि एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू बनती कितनी थी, बिजनेस की वैल्यू थी कितनी, उसने 7,50,000 पे किया, क्या उसने एक्स्ट्रा गुडविल भी पे की है या नहीं। तो अगर उसने गुडविल पे किया तो हमें वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड एक जर्नल एंट्री पास करनी है। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब बिजनेस बाय किया गया तो एसेट्स की वैल्यू क्या थी। इन्वेंट्री 5 लाख की थी और एग्रीमेंट हुआ कि 5 लाख में ही बाय की जाएगी, तो इन्वेंट्री 5 लाख रुपीज की उसके पास आ रही है। मशीनरी 2 लाख रुपीज की थी और 2 लाख में ही एग्रीड वैल्यू डिसाइड हुई थी, तो सेम वैल्यू है। डेटर्स की वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन उसको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद बाय किया गया, तो 1 लाख का 5% बनता है 5,000, यानी कि डेटर्स की एग्रीड वैल्यू कितने डिसाइड हुई है, 95,000। तो अगर हम देखते हैं तो जो फर्म है जिसने एक्वायर किया है, तो उसके पास कितने की एसेट्स आई है, उसके पास टोटल एसेट्स आई है 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 95,000 इक्वल टू 7,95,000। टोटल 7,95,000 रुपीज की एसेट्स बाय की है। सेकेंडली अब देखते हैं लाइबिलिटी कितने की टेकन ओवर की है। क्रेडिटर 70 के थे और 70 का ही डिसाइड हुआ, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे, 10,000 में ही एग्रीड वैल्यू डिसाइड हुई थी। तो टोटल लाइबिलिटीज देखते हैं तो 70,000 प्लस 10,000 80,000। अगर अब उसने बिजनेस परचेज किया है तो उसको 7,95,000 की तो एसेट्स मिल रही हैं और 80,000 की लाइबिलिटी भी आ रही है, तो नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी हुई, तो टोटल 7,95,000 उसको मिल रहे हैं, 80,000 उसको देने भी पड़ेंगे, टोटल 7,50,000 में बिजनेस बाय होना चाहिए था। नेट एसेट्स जो बनती है, इस बिजनेस की जो नेट एसेट्स वैल्यू बनती है वो बनती है 7,50,000, लेकिन वो फर्म दे कितना रही है उसको, वो उसको पे कर रही है 7,50,000। तो यहाँ हमने देखा कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो बन रही है 715, लेकिन हम पे कर रहे हैं 750, तो जो बीच का डिफरेंस है 35,000 वही क्या है, गुडविल। यानी कि इस फर्म की गुडविल अच्छी थी, तनिषा एंटरप्राइजेस की गुडविल अच्छी थी, जिसके लिए 35,000 एक्स्ट्रा पे किए गए। वो 35,000 जो एक्स्ट्रा पे किए गए वही क्या है, गुडविल। और इसकी अब जर्नल एंट्री करेंगे हम बुक्स में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो जो एसेट्स आई हमने उसको डेबिट में लिख दिया। इन्वेंट्री आई है, इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया 5 लाख रुपीज से। मशीनरी बाय की है, मशीनरी आई है 2 लाख रुपीज से, उसको डेबिट कर दिया। डेटर्स 1 लाख की हैं, उसको डेबिट कर दिया। अभी क्रेडिट में लिख देते हैं लाइबिलिटीज जितने भी हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 5,000 का, जो कि डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना था, उसको क्रेडिट कर दिया 5,000, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स 70,000 के क्रेडिट कर दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 10,000 के, उसको भी क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा तनीषा एंटरप्राइजेस को 7,50,000 एक चेक भी दिया जा रहा है, तो उसको भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमारी डेबिट साइड का टोटल इक्वल होता है क्रेडिट साइड के इक्वल। लेकिन अगर हमने जब देखा कि यहाँ पे टोटली जो तनीषा एंटरप्राइजेस को पे आउट हो रहा है वो 750, 10,000, 70,000, 5,000 ये है, और एसेट्स की तरफ 5 लाख इन्वेंट्री, 2 लाख मशीनरी, 1 लाख डेटर्स, और यहाँ पे हमारा 35,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो 35,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वही क्या है, हमारी गुडविल। इट मीन्स हमने बिजनेस को बाय करते समय 35,000 एक्स्ट्रा पे किया है। वो 35,000 इसलिए एक्स्ट्रा पे किया होगा क्योंकि इस फर्म की गुडविल होगी, उसकी रेपुटेशन होगी, उसके पास अच्छे कस्टमर होंगे, तो हमने उसके लिए 35,000 एक्स्ट्रा पे आउट कर दिया। वो 35,000 हमारी क्या होगी, गुडविल। तो इस तरीके से हम जब किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, तो हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, और जो आप पार्टी को अलग से, जिसका बिजनेस बाय कर रहे हो, उसको अलग से कुछ पैसे दे रहे हो, चेक दे रहे हो, उसको भी क्रेडिट कर दो। फिर अगर दोनों साइड का टोटल करते हैं, अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल कम आ रहा है, तो इट मीन हमने बिजनेस ज्यादा में खरीदा है, कॉस्टली में खरीदा है, महंगे में खरीदा है। उसका रीजन मेनली क्या है, गुडविल, कि उस बिजनेस की गुडविल थी, रेपुटेशन थी, तो उसके लिए हमने 35,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक सेकंड एंट्री और की है, हमने तनीषा को अब पेमेंट करनी है।
तो तनीषा को पेमेंट करेंगे तो तनीषा एंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक से अब पैसे कट रहे हैं। 7,50,000 हमने उसे चेक दिया था तो हमारे अकाउंट से 7,50,000 डिडक्ट हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट और तनीषा डेबिट। यहाँ तनीषा जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट हो गया, तो तनीषा का अकाउंट नॉक ऑफ हो गया, नील हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी देखा है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमें एक बारी गुडविल के मेथड्स के बारे में जानना होगा कि गुडविल की वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहले तो परचेज गुडविल का हमने अभी क्वेश्चन देखा, लेकिन अगर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट्स है। एक्चुअल वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी फर्म की गुडविल की, तो वो तभी कैलकुलेट की जा सकती है जब किसी बिजनेस को सेल किया जाता है। हम वहां पे आइडिया लगा सकते हैं, अगर कोई बिजनेस 10 लाख का है, अगर उसने उसके लिए 11 लाख पे कर दिया तो इट मीन 1 लाख एक्स्ट्रा गुडविल का पे किया होगा। और अगर बिजनेस 20 लाख का था, 25 लाख पे किया, तो उसके लिए 5 लाख जो एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल के लिए किया होगा। तो बिजनेस की एक्चुअल गुडविल की वैल्यूएशन तभी हो पाती है जब हम किसी बिजनेस को सेल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी जो हम 4th क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। एक सिंपल और वाइडली मेथड है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है गुडविल की कैलकुलेशन करने में। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। इस मेथड के अंदर हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। पिछले कुछ 4 सालों का, 5 सालों का या 3 सालों का, जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, उन सालों के प्रॉफिट्स का हम एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज के बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, इसीलिए इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होता है। जैसे ही हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, गुडविल की वैल्यू निकल आएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले, अगर आप किसी भी साल का कोई प्रॉफिट ले रहे हो तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल गेन ऐड ना हो। अगर किसी साल के प्रॉफिट में अबनॉर्मल गेन ऐड है तो हमें उसकी सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, उसमें से अबनॉर्मल गेन को डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्चुअल प्रॉफिट शो होगा। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस मेंशन है तो वो एबनॉर्मल लॉस को हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। हमारा अकाउंट्स एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल गेन को कंसीडर नहीं करता। अगर आपका कोई प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस ऐड है तो आपको उसकी एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल गेन को हमेशा लेस किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड बैक किया जाता है। और अगर इसके अलावा कोई नॉन बिजनेस एंड नॉन रेकरिंग आइटम है तो उनको भी इग्नोर किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट्स में प्रॉफिट्स को लेते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस और नॉन रेकरिंग आइटम की एडजस्टमेंट कर दी जानी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 5 सालों का एवरेज निकालो। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स मैं आपको दे रहा हूं, उनका एवरेज प्रॉफिट निकालो। और नंबर ऑफ परचेज भी दे रहा है क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ परचेज है, 3 नंबर ऑफ परचेज है। हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको नंबर ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में 3 मेंशन है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा क्या निकल आएगा, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट दिए गए हैं 2013-14 का, 14-15 सेशन का, 15-16 का, 16-17 का और 17-18 का, इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बीच में कुछ एडजस्टमेंट भी जरूरी है करनी, जो कि नीचे मेंशन है। वो कहता है 1 जनवरी 2016 को ए फायर ब्रोक आउट रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ गुड्स 3 लाख, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 70,000। कहता है जो 1 जनवरी 2016 को आग लग गई थी, आग लगने से बिजनेस में 3 लाख रुपए का सामान जल के खराब हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 रिसीव होते हैं सिर्फ। अब 2016
कि 1 जनवरी को अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कौन से प्रॉफिट में मेंशन होगा, वो हमारा मेंशन होगा 2015-16 वाले में। किसमें मेंशन होगा, 2015-16 में, क्योंकि 1 जनवरी 2016 जो है वो किस सेशन में आएगी, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 वाले सेशन में आएगी। तो 2015-2016 का जो आपको टेबल में 60,000 रुपये लॉस दिया हुआ है, इस वाले लॉस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, तब जाके ये एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस शो करेगा, तब जाके हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 3 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ आग लगने से, जिसमें से हमें इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 70,000 रुपये प्रोवाइड करवाए। एंड सेकंड एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ए फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। 31 मार्च 2018 को हमें एक अनएक्सपेक्टेड, पहले से एक्सपेक्ट नहीं था कि टैक्स का रिफंड आएगा। मान लो हमने गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाया और गवर्नमेंट ने वो टैक्स हमें वापस कर दिया कि भी ये टैक्स आपका ज्यादा, गलती से आपने ज्यादा पे कर दिया है, ये हम आपको वापस कर रहे हैं। तो वो अनएक्सपेक्टेड रिफंड मिला, मतलब हमें गेन तो हुआ, फायदा तो हुआ, लेकिन एबनॉर्मल गेन हुआ, अचानक से गेन हुआ। और अभी हमने पढ़ा है पीछे क्वेश्चन में, अब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि एबनॉर्मल गेन को और एबनॉर्मल लॉस को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। जो अचानक से आग लग गई और लॉस हो गया वो एबनॉर्मल लॉस है, और जो ये अचानक से हमें 80,000 रुपीज का रिफंड मिल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये भी हमारे लिए क्या है, अब नॉर्मल गेन है, अचानक से प्रॉफिट हुआ है। तो इन दोनों एडजस्टमेंट को पास करके हम प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे, देन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 जनवरी 2016 वाली जो एडजस्टमेंट है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 2015-16 के लॉस पे, 60,000 वाले पे। और जो 31 मार्च 2018 वाली एडजस्टमेंट है, ये कहाँ होगी, 2017 और 18 वाले में। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन आपके सामने है। 2013-14 का हमने प्रॉफिट एज इट इज ले लिया, 4 लाख रुपीज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एक्यूरेट था। 2014-15 का भी हमने 5 लाख रुपीज प्रॉफिट एक्चुअल ले लिया, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं थे। 2015-16 का हमें 60,000 रुपये लॉस दे रखा था, लेकिन ये 60,000 लॉस कब है, 2,30,000 का लॉस माइनस करने के बाद। टोटल 3 लाख रुपए का हमारा लॉस हुआ था, 3 लाख के लॉस में से 70,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो हमारा लॉस कितना रह गया, 230। हमने वो 230 लॉस अपनी बुक्स में दिखा दिया था, लेकिन अकाउंट्स कहता है वो आपका 230 लॉस नहीं है, क्योंकि वो अचानक से हुआ लॉस है, अचानक से लगी आग है। अचानक से अगर कोई लॉस होता है, कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, तो हम उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं, तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया। तो 60,000 के लॉस में जब हमने वो 230 जो गलती से पहले माइनस कर दिया था वो ऐड बैक किया, तो ये हमारा करेक्ट कितना बन गया, 170। कितना बन गया, 170। तो 1,70,000 आफ्टर करेक्शन 2015-16 का हमारा प्रॉफिट आ गया। 2016-17 का 1,50,000 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आएगा, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। 2017-18 में हमें 2,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन ऐड है। अचानक से हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ था, इनकम टैक्स का रिफंड आया था, जो हमें पहले से नहीं पता था कि आएगा रिफंड। तो अचानक से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमारा एबनॉर्मल गेन होता है, उसको हम बुक्स में कंसीडर नहीं करते। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले हमने इसको ऐड किया होगा, अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो 250 में से वो 80,000 जो अचानक से अब नॉर्मल गेन हुआ तो माइनस किया, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 170। इस तरीके से 2 फाइनेंशियल ईयर में हमने एडजस्टमेंट करने के बाद उन प्रॉफिट को करेक्ट कर दिया। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल जितने भी आपके पास प्रॉफिट है नंबर ऑफ ईयर्स के, उन सबको ऐड कर लो। तो हमने 5 सालों के एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट को ऐड किया, जो कि कितना आता है, 30,90,000। और कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, टोटल 5 ईयर्स हैं, तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। 30,90,000 को 5 से डिवाइड करने पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकल आया हमारा, 2,78,000। 2,78,000। अब हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था पीछे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 2,78,000 है, और नंबर ईयर परचेज क्वेश्चन में 3 दे रखा था, तो यहाँ पे हमारी गुडविल क्या निकल कर आ गई, 8,34,000। क्या निकल कर आई, 8,34,000। तो हमेशा जब भी अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमें पास करनी है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड। अगर ऐसी कोई एंट्री है
तो सबसे पहले हम उन एंट्री को पास करके उस प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे, देन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये अभी हमने देखे यहाँ पे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ ऑफ दिस चैप्टर। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।